Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 8 on chapter 7 system of particles and rotational motion. आप सभी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर चुका हूं कुछ लगातार लेक्चर्स में, और आपने जान लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अगर बात करी जाए तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² पाया गया अगर एक रिंग की बात करी जाए इस एक्सिस के अबाउट में। अगर एक डिस्क की बात करी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आया है इसी एक्सिस पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक स्फीयर का पूछा जाए हमसे तो 2/5mr² पाया गया सॉलिड स्फीयर का, हमारी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो। और अगर होलो है तो 2/3mr² पाया गया। इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अलग अलग एक्सिस पर बात कर सकते थे, बट पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही एक्सिस पर पढ़ा है, ऐसा एक्सिस जो इस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा था। अब बात आती है एक और डेफिनेशन की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमसे पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। इस तरह से नंबर 1 बात है, हम एक डेफिनेशन पेपर में बार बार आपसे पूछी जाती है, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है भाई? तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? एक डिस्टेंस है एक तरह का। ये डेफिनेशन पेपर में बहुत बार आपसे पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये किसी ऑब्जेक्ट का, और कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से इरेगुलर सी शेप की मैंने मान ली, और कोई रिंग डिस्क स्फीयर सबकी बात की जा सकती है भाई। और इसका नॉर्मल इसमें इस तरह से पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये पार्टिकल m1 मास का है और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो गया है? r1 हो गया है। कोई पार्टिकल दूसरा m2 है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो r2 है। इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और rn उसका क्या था मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, तो आप अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते I = m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस सो ऑन mn/rn का स्क्वायर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of particles and square of their respective distance from axis of rotation। तो ये डिस्टेंसेस इनका स्क्वायर करता हूं, मास के साथ मल्टीप्लाई करता हूं mr², और हर एक पार्टिकल को ऐड कर देता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ये एक्चुअल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये m1 पार्टिकल यहाँ m2, ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन है। इस ऑब्जेक्ट का मास कहां पर कितना है, किस पार्टिकल का कितना, ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेकिन ऐसा सपोज किया जाए ये m1 m2 m3 सभी पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाए, मान ली अगर मैं ऐड कर लूं तो सभी पार्टिकल्स का मास ऐड करने पर इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास आ जाएगा। सभी पार्टिकल्स का मास ऐड करने पर इस बॉडी का टोटल मास आ जाएगा। और मान लूं कि वो मास इस पॉइंट पर कहीं रखा जा सकता है, सारा का सारा वो मास इस पॉइंट पर कहीं रखा जा सकता है। m कैपिटल M इस पूरी बॉडी का मास है और वो एक इस पॉइंट पर रखा जा सकता है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो k मान लिया गया। तो अगर मान लीजिए इस पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लूं, जरूरी नहीं कि वो सेंटर ऑफ मास हो गई वो पार्टिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बॉडी का मास सारा एक जगह कंसंट्रेट करूं, तो एक ऑब्जेक्ट का मास जहां कंसंट्रेट किया जा सकता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है भाई। लेकिन मैं तो अभी बस ये कह रहा हूं
सोच लो कि ये पूरी ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी रिजिड बॉडी है, ये पूरी इतनी जगह में फैली हुई है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr² का सम करना पड़ेगा भाई, तब जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लेकिन जो इसका मास है इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट का, अगर ये सारा मास एक पॉइंट पर रख दिया जाए और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है k, तो इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का क्या होता, डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से k हो गया है। पूरी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कैपिटल M है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है इस पॉइंट का जहां पर ये सारा मास कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है k²। भाई अगर इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, एक पार्टिकल का मास m हो और उसका डिस्टेंस कुछ k मान लूं, तो एक पार्टिकल जिसका मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लिखते थे mk²। एक पार्टिकल का मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस k है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जा सकता था, mk² है। तो इसी तरह से मैंने क्या कहा कि इस पूरी ऑब्जेक्ट का मास एक पॉइंट पर मान लेता हूं कॉन्सेंट्रेट कर लिया गया, और उस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जा सकता है, mk² में। और एक्चुअल में पार्टिकल्स, इस बॉडी के पार्टिकल्स एक्चुअल में फैले हुए हैं काफी जगह के अंदर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर अप टू mnrn का स्क्वायर। वही तरह से तो पहली बात ये समझिए, मैं डेफिनेशन बताने से पहले क्यों इतना सब लिख रहा हूं, ताकि डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आए। पेपर में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ जाइरेशन में, कि अगर ये मैं देखूं इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। और अगर इस सारे मास को, इस बॉडी के मास को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर लूं और उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ k मान लिया जाए, और मान लो दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम आ गई, मैं हर एक पार्टिकल के लिए इस तरह का फॉर्मूला लगाऊं, सम करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का फाइंड आउट किया जा सकता है। और सारा मास अगर एक पॉइंट पर मान लूं ना, एक ऐसा पॉइंट जिस पर सारा मास अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उतनी ही आती है भाई, तो फिर वो डिस्टेंस इस बॉडी के लिए क्या कहा जा सकता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहा जा सकता है भाई। तो सारा मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और वो मास कैपिटल M हो गया पूरी बॉडी का मास, और k डिस्टेंस हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो k यहां पर रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाता है। सारा का सारा मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ k है, तो k यहां पर रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगा। अगर इस पॉइंट पर इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे आया है mk² से, वो उतना ही है जो एक्चुअल में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भाई, तो इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन भाई। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन को समझिए भाई, इस तरह से डेफिनेशन लिखेगा आप, बड़ी सी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लिखिएगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन is the distance of a body from axis of rotation where the whole mass is supposed to be concentrated, then the moment of inertia about the given axis of rotation is the same as the moment of inertia with actual distribution of mass। ये डेफिनेशन लिखिएगा भाई, और मैंने ये बताई है डेफिनेशन आपको, मैंने ये कहना चाहा है कि एक्चुअल में मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, m1 m2 सबका डिस्टेंस अलग अलग है, तो एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर इस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर लिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा बना है यहाँ पर कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाएगा भाई। तो ये इस तरह से इक्वेट कर दिया जाए भाई। और भाई अगर m
m जो है वो टोटल मास था और k यहाँ पर रेडियस ऑफ जाइरेशन है। मान लो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल मास के मान लिए जाएं तो m कॉमन ले लिया जाता है। अगर सारे पार्टिकल्स इक्वल मास के होते हुए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर हुआ और m k स्क्वायर था ये यहाँ पर, भाई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इस बॉडी के अंदर उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से मैंने क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसे, तो फिर इसे भाई इस तरह से, और ये rn का स्क्वायर भी यहाँ पर, भाई ये एक पार्टिकल का मास था m और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल मास बन जाएगा पूरी बॉडी का इस तरह से। तो ये और ये सम इस तरह से rn के स्क्वायर तक जाइए और डिवाइड में n रखिए। इधर आप देख रहे थे m के स्क्वायर था, यहाँ पर पूरी बॉडी का मास m कट जाए तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, फॉर्मूले से लिखूं तो भाई k का स्क्वायर है तो अंडर रूट कर देंगे इधर भाई। तो भाई r1 ये डिस्टेंसेस थे, पहले पार्टिकल का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिस्टेंस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स और फिर अंडर रूट कर दूं भाई। इसे वैसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर है, इसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर है। तो रूट मीन स्क्वायर कहते हैं इस तरह के मीन को। एक सिंपल मीन होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू rn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन होता है सभी डिस्टेंसेस का। इसमें डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया गया है, सम किया गया है, n से डिवाइड कर मीन लिया गया है और रूट किया गया है। इसीलिए इस तरह के मीन वैल्यू को क्या कहा जाता है, रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर्स का मीन लिया गया और रूट किया गया भी। वैसे ये नहीं लिखना आपने कि रूट मीन स्क्वायर वगैरह, आपको डेफिनेशन पूछी जाए अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन की तो आप ये कहेंगे ये एक ऐसा डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां अगर सारा मास कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का वही होगा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा। मैंने डेफिनेशन बोली है आपको, लिखने में पीछे छूट गए हो तो वीडियो को रिवाइंड कर वापस देखिएगा और आप बताइएगा मुझे, मतलब लिखिएगा आप अपनी कॉपी में रेडियस ऑफ जाइरेशन की ये डेफिनेशन है। एक और एग्जांपल के साथ बताऊंगा भाई मैं रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना पड़ जाए। रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ जाए, जैसे रिंग की बात करते हैं, जैसे रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करी जाए, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रिंग, अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रिंग की बात करूं मान लो, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो आता है m मास है और r स्क्वायर क्या है उसका रेडियस है r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, m मास है रिंग का, मास कैपिटल M है और r इसका रेडियस है इस तरह से, तो mr स्क्वायर होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे आई, मैंने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट किया था भाई। एक पार्टिकल कंसीडर किया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, इंटीग्रेट किया, यानी सभी पार्टिकल्स को जोड़ दिया मैंने, तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस रिंग की अगर बात करी जाए। और मान लो इस रिंग का सारा मास में, मान लो इस रिंग का सारा, ये इस तरह की रिंग ना होकर छोटा सा मार्बल होता, जितना मास इस रिंग का है, जितना मास इस रिंग का है, और ये तो रिंग की फॉर्म में है तो इसका मास जितना है उतने ही मास का एक छोटा सा मार्बल होता। अगर मान लो तो एक मार्बल होता इस तरह से जिसका मास उतना ही है जितना मास किसका है, इस रिंग का है, लेकिन इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है k, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जितना मास इस रिंग का था उतना ही मास इस छोटे से मार्बल का है,
इसका रेडियस r था, लेकिन इस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कुछ k है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस मार्बल का भी हो जाए, m² होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे तो मास इसका m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस k है, m² रहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मार्बल का। और मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर है, यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना था mr² और इस मार्बल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mk²। तो पहली बात तो ये कोई ना सोचे कि मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करना, नहीं, फिर तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, सेंटर पर। तो ये कोई ना सोचे कि सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करना, नहीं, कोई ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जहां सारा मास अगर रख दिया जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वही आए जो नॉर्मल केस में आ रही थी, और दोनों अगर बराबर है तो भाई रिंग का मास मार्बल का मास बराबर है, कैंसिल कर दिए, k का स्क्वायर बराबर है किसके, r स्क्वायर के, और k इज इक्वल टू किसके, r के। रिंग के केस में जो रेडियस की वैल्यू है वही रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आई है भाई, मतलब जितनी रेडियस है उतने ही डिस्टेंस पर ये पार्टिकल रख दिया जाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका x इस रेडियस ऑफ गायरेशन पर है। इस तरह से हम चेक करते हैं इसे नंबर 2 डिस्क के लिए। भाई अगर डिस्क रोटेट कर रही है इस एक्सिस पर, अगर डिस्क रोटेट कर रही है इस एक्सिस पर, रेडियस डिस्क का r है, मास कैपिटल M है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2 आया था। भाई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डेराइव किया था तो mr²/2 आया। और ये जो डिस्क का जो मास है, इतना ही मास अगर किसका हो, एक मार्बल का हो, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो, k होता है अगर मान लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mk² होना चाहिए भाई। इसके अकॉर्डिंग तो मास से मास अगर कट जाए, k² बराबर होना चाहिए r²/2 के, यानी k बराबर होना चाहिए r/√2 के। यानी अगर इसका रेडियस कुछ r है तो r/√2 कर दूं, यानी थोड़ा कम होगा वो डिस्टेंस, तो k की वैल्यू r/√2 होनी चाहिए। इतने डिस्टेंस पर अगर ये सारा मास रख दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो इस डिस्क का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। तो वही पूरी उम्मीद है कि रेडियस ऑफ जायरेशन की बात अब आप सभी समझ पाए होंगे। एक ऐसा डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां अगर सारा मास कंसंट्रेट कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन के अबाउट वही आएगी जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। इस तरह से तो आप सभी को ये बातें क्लियर रहे भैया। आइए अब और बात करते हैं किसकी, भाई हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, बड़े इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन। भाई मैं आपको बताऊं कि ना आप इस चैप्टर को ना पुराने चैप्टर्स के साथ कंपेयर कर कर पढ़ते चलें, मजा तो तभी आएगा आपको, क्योंकि मैंने बताया वहां मास होता था ट्रांसलेशनल में, यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब वहां इनर्शिया होता था या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वहां मास था तो यहाँ mr² था, वहां वेलोसिटी थी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वहां एक्सेलरेशन था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वहां फोर्स होता था, यहाँ टॉर्क होता है, वहां मोमेंटम होता था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता था, वहां फोर्स में और मास में रिलेशन थी F=ma। तो यहाँ टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक ऐसी ही रिलेशन होनी चाहिए। अगर वहां मास इनटू में एक्सेलरेशन फोर्स था तो यहाँ टॉर्क बराबर होना चाहिए मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होना चाहिए। इस तरह से वहां मोमेंटम P=mv होता था तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह ओमेगा आना चाहिए। इस तरह से तो ऐसी कुछ रिलेशंस होनी चाहिए यहाँ पर भी जिसे हम डिराइव करना चाहते हैं। वहां काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था, यहाँ भी एक फॉर्मूला होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का।
ये एक ऑब्जेक्ट है कोई इस तरह से, दुनिया भर के इसके अंदर पार्टिकल्स है भाई। कोई m1 मास है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, कोई m2 मास है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है, कोई mn पार्टिकल है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस rn है, कुछ इस तरह से। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क में और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होनी चाहिए। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि टॉर्क में और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होनी चाहिए। यहां पर इस तरह से भाई मैं ये कहता हूं कि किसी हर एक पार्टिकल पर टॉर्क लग रहा है, पूरी रिजिड बॉडी घूम रही है तो हर एक पार्टिकल पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। हर एक पार्टिकल पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स हो गया नेट फोर्स। टॉर्क ऑन अ पार्टिकल में, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पर टॉर्क की क्या वैल्यू होगी। टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क को, आर क्रॉस एफ था, और आर क्रॉस एफ था तो मतलब r इंटू एफ या f इंटू आर लिख लूं। थीटा 90 है इस केस में मान लीजिए, तो साइन 90 पर कितना हो गया 1। फोर्स मैक्सिमम लगाया गया, सॉरी टॉर्क मैक्सिमम लगाया गया। कैसे, फोर्स में और r में 90 का अगर दरवाजा बिल्कुल पकड़कर सीधा खींचूंगा तो क्या होगा भाई, इजीली खोल पाओगे 90 के एंगल पर। तो r क्रॉस f होता था ना, तो साइन 90 पर 1 हो गया, तो f इंटू में r टॉर्क हो गया। फोर्स तो मास इनटू में एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है भाई। फोर्स कितना लग रहा है एक पार्टिकल पर, मास इनटू में उसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना है भाई, m मास, एक्सेलरेशन तो अल्फा इनटू में r लिखा जा सकता है भाई। अल्फा इनटू में r, अल्फा क्या है यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन भाई। अगर आप टॉर्क लगाओगे तो एंगुलर स्पीड तेज घूमना स्टार्ट करेगी भाई। इस तरह से फैन ऑन किया, टॉर्क लगा तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता गया, एक्सेलरेट हो रहा है। पहले लीनियर एक्सेलरेशन होता था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अंदर भैया। तो एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशंस होती हैं। ये हमने चौथे चैप्टर के लास्ट में पढ़ी है भाई, कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और मान लो एल क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और वी वेलोसिटी है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो भाई लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में आर, रोटेशन कर रहा है जिस ऑर्बिट में उसका रेडियस में। और भाई लीनियर वेलोसिटी लिखी जा सकती है ओमेगा इनटू में आर। ये सब आता है भाई आपको, हमने पुराने लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है हमने। अल्फा इनटू में आर और बाहर पहले से याद था, यानी एक पार्टिकल पर टॉर्क का फॉर्मूला लिखा जा सकता है m इनटू में r का स्क्वायर इनटू में अल्फा है। m एक पार्टिकल का मास है, r उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से वो घूम रहा है, तो टॉर्क इतना लगेगा एक पार्टिकल पर। टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी में, ये एक पार्टिकल की बात की, पूरी बॉडी पर जो टॉर्क लग रहा है, टाउ इज इक्वल टू बराबर है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। मतलब हर एक पार्टिकल पर लगने वाले टॉर्क का क्या कर दूं भाई, मैं सम कर देता हूं भाई। यहां पर सम करने की जब बात आई इस तरह से, तो सम करने की जब बात आई है यहां पर, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये बना है। पहले पार्टिकल पर टॉर्क क्या लिखूं, m1 मास, r1 उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, और अल्फा। भाई अल्फा सभी के लिए सेम रहेगा, सारे पार्टिकल्स एक साथ घूम रहे हैं, तो पार्टिकल फैन अगर उनके सारे पार्टिकल्स अपना एक राउंड कंप्लीट करने में एक जैसा समय ले रहे हैं और सभी 360 डिग्री घूमकर एक साथ कंप्लीट करते हैं 360 डिग्री, ऐसे नहीं कोई पार्टिकल आगे रह गया कोई पीछे रह गया भाई, तो सारे के ये रिजिड बॉडी है,
सारे पार्टिकल्स अपना एक पूरा चक्कर एक साथ कंप्लीट करते हैं, सभी की एंगुलर स्पीड एक ही है, सभी का एंगुलर एक साथ स्पीड, फैन जब स्पीड बढ़ाता है तो सभी पार्टिकल्स एक साथ स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी, तो एक्सेलरेशन सभी का सेम, एंगुलर एक्सेलरेशन सभी का सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सभी की सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का अलग अलग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किसी पार्टिकल की v वेलोसिटी बराबर है ओमेगा इनटू में r। ओमेगा सभी पार्टिकल्स के लिए सेम है, लेकिन r कुछ पार्टिकल्स दूर हैं, बड़े सर्कल में घूम रहे हैं, कुछ पार्टिकल नजदीक है, छोटे सर्कल में घूम रहे हैं, जिनका r कम है उनकी वेलोसिटी कम है और उनका एक्सेलरेशन कम है, जिनकी दूर हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, उनका एक्सेलरेशन ज्यादा है। ओमेगा और अल्फा एंगुलर वाले टर्म्स सबके लिए क्या है, सेम है भाई। अगर ऐसा है तो फिर भाई m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरे पार्टिकल पर टॉर्क होगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा और प्लस 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 कर दिया जाए भाई mn मास है पार्टिकल का, rn डिस्टेंस है अल्फा है, और भाई अल्फा सब में से कॉमन लिया जाए तो m1 r1 का स्क्वायर बचेगा और प्लस भाई m2 r2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस ऐसे करते करते mn rn का स्क्वायर बचेगा, और इन सभी में से अल्फा आपने कॉमन ले लिया है। और बड़े ध्यान से बात को समझिए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका था ये। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है इस बॉडी का, और अल्फा क्या था भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन था। मैंने कहा था यही रिलेशन आनी चाहिए, जैसे ट्रांसलेशनल में फोर्स इज इक्वल टू होता था मास इनटू में एक्सेलरेशन, ऐसे रोटेशनल में मास की जगह फोर्स की जगह टॉर्क है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन है। ऐसे फॉर्मूले कंपेयर कर कर भी याद किए जा सकते हैं कि जैसे वहां टर्म्स होती थी यहाँ पर भी नई टर्म्स हैं, रिलेशन जैसे वहां होती थी वैसे यहाँ, वहां इनर्शिया की जगह यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहां इनर्शिया मास बताता था या mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है, इस तरह से। तो ये पहली रिलेशन भाई हमने टॉर्क में और जान लिए किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ये रिलेशन टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जान ली है हमने। और अगली रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम। अगली रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जैसे वहां p लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू में वेलोसिटी, ऐसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो क्या होना चाहिए, m की जगह i आना चाहिए, v की जगह ओमेगा आना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा भाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए भाई। वैसे एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, r क्रॉस f लिखवाया था भाई। मैंने लिखवाया था r क्रॉस f होता है, सॉरी r क्रॉस p होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है आपका r क्रॉस p, तो r क्रॉस f तो टॉर्क होता है आपका, तो एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। फॉर्मूला बोल दूंगा r p sin थीटा, थीटा फिर 90 भाई, इसका मतलब r एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस और p लीनियर मोमेंटम इस पार्टिकल का है। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, r एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस और मल्टीप्लाई में p मतलब उसका लीनियर मोमेंटम। किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो मास इनटू में वेलोसिटी होता है भाई, मास तो मास ही रहेगा, r डिस्टेंस रहेगा। किसी पार्टिकल की v वेलोसिटी लिखी जा सकती है ओमेगा इनटू में r भाई। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की, और r एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, हेंस m r का स्क्वायर और इनटू में ओमेगा। एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है इस तरह से, m r स्क्वायर ओमेगा। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज, सॉरी मेरा ध्यान कहाँ है, तो भाई मैं आपको बताऊं एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना था हमें। एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होगा, एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी का बराबर है पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का सम कर दीजिए भी आप इस तरह से। और जब आप ऐसा करेंगे, सम करेंगे आप एंगुलर मोमेंटम का, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा और प्लस mn rn का स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा सभी के लिए सेम रहेगी भाई, जैसे अल्फा सभी के लिए सेम था, सभी एक ही स्पीड से घूम रहे होंगे ना एक बार में, तो भाई m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर और प्लस mn rn का स्क्वायर लिख पाएंगे आप अगर मैंने ओमेगा को इन सब में से कॉमन ले लिया भाई, ओमेगा को इन सब में से कॉमन ले लिया क्योंकि सबकी ओमेगा सेम है। अगर ऐसा है तो भाई ये तो आप फिर जान गए हैं, ये तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भाई, तो बिल्कुल वैसी ही रिलेशन आई है भाई आपके पास कि एल एंगुलर मोमेंटम है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा स्पीड से घूम रही है ये बॉडी, तो ये रिलेशन है भाई। जैसे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता था, ऐसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक इसी तरह से एक और रिलेशन को जानेंगे भाई हम, ठीक इसी तरह से एक और रिलेशन को जानेंगे इस बॉडी के लिए, और वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भाई। काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है भाई, तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होगी भाई इसके लिए, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होगी इसके लिए, ये जानने के लिए क्या किया जा सकता था भाई इस तरह से। काइनेटिक एनर्जी क्यों भाई, ये सभी पार्टिकल्स घूम रहे हैं, हर एक पार्टिकल की कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी है, घूम रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी भी है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है भाई। v इक्वल टू ओमेगा आर, जो पार्टिकल ज्यादा दूर है उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, जो नजदीक है उसकी लीनियर वेलोसिटी कम है। तो भाई लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, याद करिए फॉर्मूला भाई आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी भाई इस तरह से। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बराबर है हाफ एम भाई, वी वेलोसिटी को ओमेगा इनटू में क्या लिखा जा सकता था, आर, हाफ इनटू में एम, ओमेगा का स्क्वायर हो गया, आर का भी स्क्वायर हो गया इस तरह से। भाई किसी पार्टिकल की v वेलोसिटी ओमेगा इनटू में क्या लिखी जा सकती थी, r, तो फिर इसलिए मैंने v को ओमेगा r लिख दिया, ओमेगा एंगुलर है, हाफ m काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पार्टिकल के लिए बना हाफ m r का स्क्वायर और इनटू में ओमेगा का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में, इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इस पूरी बॉडी के बराबर है, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का क्या कर लिया जाए भाई, सम कर लिया जाए अगर इस तरह से, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर भाई, उसके बाद हाफ m2 r2 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर भाई इस तरह से। तो इस तरह से सम करते जाएं आप,
हर एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपल सम कर दिया भाई हमने इनका, तो हाफ mn/r(n) का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भाई। एक बार फिर आप देख रहे हैं सभी में से मैंने हाफ कॉमन ले लिया, सभी में से मैंने ओमेगा स्क्वायर भी अगर कॉमन ले लिया तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर और प्लस mn/n का स्क्वायर और बाहर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया था भाई। और आप तो एक बार फिर देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इस रिजिड बॉडी की बराबर है, हाफ कॉमन ले लिया जाए तो भाई m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है, और ओमेगा का स्क्वायर भाई। पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी के कारण जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर है। रोटेशन के कारण, रोटेशन भी तो एक मोशन है, अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, फैन एक ही जगह पर रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और भाई धरती एक ही जगह पर घूम रही है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। अपने एक्सिस पर धरती घूम रही है तो उसके पास इस तरह की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी, ओमेगा एंगुलर स्पीड से धरती घूम रही है अपने ही एक्सिस पर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया धरती का कितना है भाई, लास्ट लेक्चर में आपने जाना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का 2/5 mr² आया था, तो हमारी धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr² है, और ओमेगा स्पीड से धरती घूम रही है अपने ही एक्सिस पर, तो हमारी धरती के पास, हमारी अर्थ के पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी है हमारी अर्थ की। और हमारी अर्थ का सेंटर ऑफ मास भी आगे चल रहा है, हमारी अर्थ के अंदर रोटेशनल एनर्जी भी है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है भाई अर्थ के पास। तो हमारी अर्थ के पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण भी है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और वो अपनी जगह पर रोटेट कर रही है, इस बात के कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। धरती के पास दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी है। ये जो रिलेशंस आपके पास आई हैं एंगुलर मोमेंटम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, टॉर्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ये रिलेशंस बड़ी काम आएंगी आगे क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें से एक जबरदस्त फिनोमेनन मैं आपको बता रहा हूं भाई, देखिएगा कि ये जो हमने अभी अभी रिलेशन पढ़ी है कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू बराबर है आई ओमेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अगर मैंने बुलेट को फायर किया है, बुलेट अगर आगे गई है कुछ मोमेंटम से, तो गन हमारी पीछे आई है उतने ही मोमेंटम से, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करते थे वहां पर, उतने ही मोमेंटम से हमारी गन पीछे आई है, क्योंकि फायर करने से पहले दोनों रेस्ट पर थे। तो अब बुलेट और गन का मोमेंटम ऐड करूं तो अभी भी 0 आना चाहिए। तो इसलिए जितने मोमेंटम से गन आगे गई है उतने मोमेंटम से बुलेट किधर, जितने मोमेंटम से बुलेट आगे गई है उतने मोमेंटम से गन किधर आई है, पीछे आई है, ताकि टोटल सम करूं तो अभी भी मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि फायर करने से पहले ये रेस्ट पर थे, इनका मोमेंटम 0 था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाते थे, लीनियर मोमेंटम लगाते थे वहां पर। इसलिए इसी तरह से अगर आप कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। कंजर्व रहने के लिए क्या जरूरत है भाई, क्या ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है भाई, एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन आई और एंगुलर मोमेंटम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आई, ये रिलेशन आई कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है आई इंटू में ओमेगा। और मैंने इससे पहले एक रिलेशन बताई थी आपको, टॉर्क बराबर है रेट
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, जैसे फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए बन जाता है। ऐसे ही डी एल बाई डी टी, अगर टॉर्क लगाओगे तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, तेज घूमने लगेगी, अगर अपोजिट में टॉर्क लगाया तो रुकने लगेगी। अगर कोई टॉर्क बाहर से नहीं लगाया है भाई मैंने, इफ एक्सटर्नल टॉर्क, भाई ये बाहर से मैंने टॉर्क नहीं लगाया है, एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0 है, फिर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है। भाई किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ गया है, इसका मतलब ये टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट है। अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया है तो फिर भाई एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए था, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहना चाहिए यानी I इंटू में ओमेगा, I इंटू में ओमेगा क्या रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी I इंटू में ओमेगा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और ये तो बड़ा जबरदस्त फिनोमेनन हो गया भाई। आइए यहाँ पर जानिए इस बात को। पहली बात भाई प्लैनेटरी मोशन के बारे में समझिए, प्लैनेटरी मोशन के बारे में समझिए। प्लैनेटरी मोशन की बात करूं जब मैं आपके सामने, तो प्लैनेटरी मोशन से ये बात समझिए कि भाई ये सन है और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर घूमते हैं इस तरह से, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर घूमते हैं तो भाई ये सन हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे लिए भाई। तो भाई प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर घूमते हैं तो इस तरह के इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर घूमते हैं प्लैनेट्स हमारे, तो जब ये प्लैनेट्स इस सन से दूर होते हैं भाई, ये अर्थ की बात कर लेते हैं, जब हमारी धरती दूर है भाई, ये डिस्टेंस a मान लिया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी अर्थ यहाँ पर आ जाएगी भाई इस तरह से, तो अर्थ यहाँ पर आ जाएगी, ये डिस्टेंस b मान लिया। तो भाई कभी तो हमारी अर्थ सन से दूर होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, कभी कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ गई है। भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर रहूंगा, धरती का मास तो फिक्स है भाई, जब सन के अबाउट रोटेशन की बात कर रहा हूं, मेरी अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हुई है, धरती का मास कितना था m, तो यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ma का स्क्वायर। धरती जब घूमकर कहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची है, हमारी अर्थ सन के नजदीक आ गई है, डिस्टेंस कम हो गया है, यानी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कहां से पास हो रहा है भाई, सन के अंदर से पास कर रहा हूं इस तरह से। तो इस एक्सिस के अबाउट भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनता है भाई इस तरह से, यूं परपेंडिकुलर डालू है किस तरह से, तो ये बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन में इस तरह से। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट धरती का यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और जब ये प्लैनेट्स यहाँ पहुंचते हैं, थोड़ा नजदीक आ गए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका डिक्रीज हो गया। बट बाहर से तो किसी ने टॉर्क लगाया ही नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो मैंने लगाया ही नहीं भाई, बस धरती तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और भाई वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वर्क तो कोई हुआ ही नहीं यहाँ पर भाई, तो कोई वर्क नहीं किया सेंट्रीपिटल फोर्स ने, लेकिन धरती क्लोज आ गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। तो यहाँ धरती की एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा 1 थी, तो यहाँ धरती की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई होगी। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया भाई ये बात, ऐसा मैंने क्यों लिखा है इस तरह से, ये बात मैंने क्यों लिखी है भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई मोमेंट एंगुलर मोमेंटम बराबर है I इंटू में ओमेगा, और क्योंकि कोई मैंने टॉर्क तो लगाया ही नहीं, कोई मैंने टॉर्क तो लगाया ही नहीं बाहर से, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, तो आगे चलकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, यानी चेंज हुआ है, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ I2 हो गया है यहाँ पर, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 2 होना पड़ेगा, ताकि क्या देखने को मिले कि भाई I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू इनवर्सली है भाई किसके, ओमेगा के,
कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से यहां जाने पर डिक्रीज हो गया होगा तो ओमेगा को इंक्रीज होना पड़ेगा भाई, तभी तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तभी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसलिए यहां धरती धीरे घूम रही है, यहां फास्ट घूमने लगती है, तेजी से घूमकर आ जाएगी यहां पर, और इस तरह से एंगुलर मोमेंटम का ये कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक इसी तरह से आप यूं समझिए बात को, प्लैनेटरी मोशन के साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि भाई ये हमारी धरती है, अपने ही एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, बिल्कुल रोटेट करती है भाई, अपने ही डायामीटर के अबाउट रोटेट करती है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारी अर्थ का, और ओमेगा इसकी एंगुलर जो है वो वेलोसिटी है हमारे अर्थ की, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है भाई। तो ये एंगुलर मोमेंटम है हमारी धरती का। मैंने बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, सपोज करो धरती हमारी अपने आप श्रिंक हो जाए भाई, कुछ ऐसा हो जाए कि धरती का जो मास है वो सिकुड़ जाए भाई, थोड़ा सा जैसे एक बैलून को छोटा कर दूं मैं, इस तरह से हवा निकल जाए बैलून की, तो क्या था कि ये जो आपका क्या था भाई, इस तरह से हमारी धरती थोड़ी श्रिंक हो जाए भाई। इफ अर्थ श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग इट्स मास भाई, अर्थ का मास उतना ही है लेकिन उसने वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, तो थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, कुछ ऐसा हो गया भाई, कुछ भी हुआ हो, सोचिए भाई, प्रैक्टिकली मत सोचिए इस बात को, सिर्फ ऐसे सोचिए कि धरती थोड़ी सी सिकुड़ जाए, यानी छोटी हो जाए रेडियस में डायामीटर में थोड़ी छोटी हो जाए अगर धरती हमारी, तो दिन और रात पर क्या फर्क पड़ेगा भाई हमारा। अगर धरती छोटी हो जाएगी भाई, लेकिन बाहर से तो किसी ने टॉर्क लगाया ही नहीं, I1 ओमेगा 1 बराबर होना चाहिए I2 ओमेगा 2 के भाई। अगर धरती सिकुड़ गई है, रेडियस कम हो गया है, धरती एक स्फीयर है और अपने ही डायामीटर पर जब घूमती है तब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक स्फीयर का जब वो अपने डायामीटर के अबाउट रोटेट करता है, और जब रोटेट करता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर धरती थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी मास चेंज किए बिना, मास वही है 2/5 है, रेडियस कम हो गया तो भाई श्रिंक हुई है, अगर धरती श्रिंक हुई है थोड़ी सी, तो फिर तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो आई हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बट बाहर से किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया हमारी धरती को, इसलिए ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, सो एज टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए धरती थोड़ी सी तेज घूमने लगेगी, और ऐसा करने के कारण दिन और रात छोटे हो जाएंगे, 24 घंटे से कम समय लेगी धरती पूरा घूमने में, और दिन और रात छोटे हो जाएंगे, कम सोने को मिलेगा, कम काम करने को मिलेगा, कम सोने को मिलेगा, कम पढ़ने को मिलेगा। धरती अगर जो है वो क्या हो जाए भाई, थोड़ी सी फूल जाए तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, फिर तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, दिन और रात लंबे हो जाएंगे, ज्यादा सोने को मिलेगा और ज्यादा काम करने को भी मिलेगा। पोल्स पर आइस है भाई, हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर क्या है, आइस होती है भाई, आइस है, आइस के ओशियंस हैं। तो अगर वो आइस मेल्ट होने लगे भाई, होती भी है भाई, आपको पता भी है, तो अगर वो आइस मेल्ट होने लगे तो भी पानी बहकर कहां पर आएगा, इक्वेटर्स की तरफ आएगा, ये इक्वेटर है अर्थ के भाई हमारे। तो अगर आइस मेल्ट होने लगे अर्थ के पोल्स पर, तो पानी लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर कहां आएगा, इक्वेटर्स की तरफ आएगा, यानी पार्टिकल्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पोल्स यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास,
पानी फ्लो कर कर दूर जाएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, हमारी धरती का रेडियस एक तरह से बढ़ने लगेगा, और भाई पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर पोलर कैप्स पे से आइस मेल्ट होने लगे तो दिन और रात पर क्या फर्क पड़ेगा, भाई आपसे पूछा जाए तो इफ द आइस मेल्ट्स फ्रॉम पोलर कैप्स इट द वाटर मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड हेंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ इंक्रीजेस so as to conserve angular momentum angular velocity of earth should decrease hence day and night becomes longer by और इसलिए दिन और रात क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। एक बार फिर ज्यादा सोने को मिलेगा और ज्यादा हमें क्या होगा भाई, काम करने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। गाइस आज के लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे, अगले लेक्चर में लाऊंगा मैं आपके सामने, लास्ट लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का, और मैं जानूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से एक रिंग को गिरा दिया जाए, एक कॉइन को गिरा दिया जाए और एक बॉल को गिराया जाए, यानी एक रिंग, एक डिस्क और एक स्फीयर, कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये सारी बातें हम जानेंगे। और मैं गाइस आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम पर ये प्लैनेटरी मोशन की बात करी, धरती की बात करी, ठीक इसी तरह से अगर आप अपने हाथ में वेट लेकर ऐसे खड़े हैं और आप किसी डिस्क पर खड़े हैं, वो डिस्क घूम रही है, तो आप इस तरह से खड़े और आप ऐसे